हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का विस्तृत व्याख्यात्मक हल। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा बागोर। दोस्तों, बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। दोस्तों, विकल्प में दिए गए केंद्रों में से दो केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। और हुलास दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। सही जवाब है ऑप्शन ए वाजसनेयी। दोस्तों, यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य और पद्य में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कानु और माध्यन्दिन हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तरीय संहिता। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा खारवेल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर से 4-5 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, एक तरफ दिए गए दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। दोस्तों, धनंजय कुस्तलपुर के, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन पालक्का के और विष्णुगोपा कांची के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में निम्नलिखित में जानकारी किस लेख से मिलती है। प्रश्न कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। सही जवाब हो जाएगा अयोध्या लेख। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। दोस्तों, भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफी सफल हुए थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं।
तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। दोस्तों एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ उनके काल दिए गए हैं और किस शासक ने बनवाया। दोस्तों पहला है सप्त पैगोडा का मंदिर। ये मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी का प्रथम मंदिर है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 674 से 800 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने बनवाया। बृहदीश्वर मंदिर 1004 से 1009 ईस्वी, राजराज चोल ने बनवाया। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर 1012 से 1044 ईस्वी, राजेंद्र चोल ने बनवाया। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, नानादेश और मणिग्राम। दोस्तों दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में अभिलेखों में नानादेश तथा मणिग्रामम दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी माना है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में है, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। उल्लेखनीय है कि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह के काल में 1360 ईस्वी के आसपास हुआ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। दोस्तों मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। इस काल में फिरोज तुगलक से लेकर जहांगीर एवं शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक तरफ रियासत है और दूसरी तरफ उनके शासक दिए गए हैं। पहला है देवगिरी। देवगिरी के शासक थे शंकर देव रामचंद्र देव। वारंगल के थे प्रताप रुद्रदेव। होयसल के वीर बल्लाल और मदुरा के शासक थे वीर पांड्या। शंकर देव राजा रामचंद्र देव का पुत्र था जो 1310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है, ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, केशवदास रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली, रसखान प्रेम वाटिका। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में सरकारों जिलों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महाम अनगा ने।
दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महाम अनगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। महाम अनगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उसकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों सही क्रम इस प्रकार है: जहांदार शाह 712 से 713, 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, और अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक, और आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 तक शासन किया। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 1/4 होती थी। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 या 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों सही सुमेलित इस प्रकार है: संभलपुर में नेतृत्व किया सुरेंद्र शाही ने, गंजाम में राधा कृष्ण दंड सेना ने नेतृत्व किया, कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अहोम 1815। दोस्तों संथाल का विद्रोह 1855 में हुआ, कोल 1831 में, खासी 1829 में, अहोम 1828 ईस्वी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वुड का घोषणा पत्र 1854 में, हंटन आयोग 1882, सेडलर आयोग 1917 और सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं है। दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ले ली। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी, अतः कथन ए सही है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। अतः कारण आर भी सही है, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित तिरमेला नामक संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज में के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हेरे थे,
जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि बारेंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। यह 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना। इसी का उपहास करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर ऊंचाई कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है, जबकि जोंग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर 255 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। दोस्तों, भारतीय राज्यों के तटरेखा की लंबाई के अनुसार शीर्ष 4 राज्य क्रमशः गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 960 किलोमीटर तथा केरल 569 किलोमीटर हैं। ध्यातव्य है कि द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7515 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। दोस्तों, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, 9। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। दोस्तों, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, अतः विकल्प सी सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सही जवाब है ताप्ती या तापी। दोस्तों, ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, एक तरफ दिए गए हैं राज्य और दूसरी तरफ दी गई सबसे ऊंची चोटी। सही जवाब है ऑप्शन सी। सही जुमलानी सरकार है केरल। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नागालैंड में सारामती है। उत्तराखंड में नंदा देवी है। तमिलनाडु में दोड्डा बेट्टा है। दोड्डा बेट्टा तमिलनाडु। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है कोपेन से। दोस्तों, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कोपेन से संबंधित है। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया गया। इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्रदेश था। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। और दोस्तों, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है और काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक मृदा से संबंधित है। दोस्तों, इडेफिक मिट्टी से संबंधित है। क्लाइमेटिक मौसम या जलवायु से संबंधित है। बायोटिक
बायोटिक जैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। और टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों, भारत में इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अलप्पुझा तथा काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन इडुक्की जिले में होता है। दोस्तों, इलायची अलप्पुझा में और काली मिर्च इडुक्की जिले में। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार का विकास। दोस्तों, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। सड़कों की लंबाई के क्रम में भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है? सही जवाब है अर्जेंटीना। दोस्तों, पम्पास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका और स्टेपी यूरेशिया में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्सन ब्राजील। दोस्तों, एक तरफ है मरुस्थल और दूसरी तरफ है देश। सोनोरन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तकलामकान मरुस्थल चाइना में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी। दोस्तों, पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 3730 मील है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली करता है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा सा देश है। इस देश की सीमा प्रशांत महासागर से लगती है, जिससे आयोडीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित काफी उत्पादक देशों को उनके काफी उत्पादन 2016 मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार काफी उत्पादन में देशों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर। दोस्तों, स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत के मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की दूरी 7250 किलोमीटर कम हो गई। अतः इसका नज़दीकी उत्तर विकल्प बी है। उल्लेखनीय है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी। दोस्तों, जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को कहते हैं। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा।
दोस्तों विकल्प में दिए गए राज्यों में हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 879 प्रति 1000 पुरुष पर महिला है। यह भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, जबकि हरियाणा राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, अतः विकल्प डी सही है। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों के लिंगानुपात इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931, महाराष्ट्र में 929 है, पश्चिम बंगाल में 950 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। उपर्युक्त विकल्प में दिए गए जिलों का महिला साक्षरता दर निम्नलिखित है। दोस्तों श्रावस्ती की साक्षरता है 34.8%, बलरामपुर की है 38.43%, बहराइच की 39.2% और रामपुर की 44.45% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगा अनुपात न्यूनतम है? सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्रमशः 835 एवं 832 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ 53 लाख है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी 55%। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 55% शहरों में तथा 45% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन यूके में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जननी कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। दोस्तों भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 प्रस्तावों के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया। संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान पूर्ण रूप से 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 2 में। दोस्तों संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और विकल्प में दिए गए अन्य भागों से संबंधित प्रावधान निम्न हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो कि निरसित है और भाग 9 में पंचायतों का विवरण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समाजवादी, उदारबौद्धिकतावादी और गांधीवादी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत हैं। ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन का आधार हैं। भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। ये निर्देश तत्व वस्तुतः उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व समाजवाद, गांधीवाद और व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, जबकि शेष कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा की जा सकती है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। दोस्तों यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विधान परिषद। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को यदि यह पहले से है विघटित कर सकती है और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल संख्या के बहुमत अथवा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20। दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते थे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता था। किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 530 निर्वाचन क्षेत्र के राज्यों के हैं। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 530 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 13 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अक्टूबर 1953 ईस्वी में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता
पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध से। दोस्तों 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें V शिवरामन और डॉक्टर SR सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिशें अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। दोस्तों PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। वर्ष 1979 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा हुसैनारा खातून वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। जनहित याचिका के तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। दोस्तों संसद के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार हैं: नए राज्यों का प्रवेश या गठन, दूसरा है नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राजभाषा, आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय मेलों पर कर। दोस्तों स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। संविधान की अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243(6) में 29 विषयों का उल्लेख है। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, UNDP। दोस्तों मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला UNDP का सूचकांक है जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 1990 में UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था जिसका श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और इंगे कौल को जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? सही जवाब है मनरेगा। दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की। यह भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। वर्ष 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता लॉरेंज वक्र द्वारा मापी जाती है। दोस्तों आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत विवरण को संचयी रूप से शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर ज्ञात किया जा सकता है। भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? सही जवाब है हाशिम समिति। दोस्तों भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया।
निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? सही जवाब है योजना आयोग। अब नीति आयोग है। नीति आयोग, योजना आयोग पूर्व में द्वारा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों में गरीबी के निवारण की बात कही गई है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? सही जवाब है 12वीं। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, 10वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतर एवं समावेशी विकास से संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब है आयकर से। दोस्तों आयकर वो कर है जो सरकार लोगों की आय पर लेती है। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, सेवा कर एवं उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर हैं। 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर दिया गया है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की। दोस्तों यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे तरंग निर्वात में संचरित हो सकती हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे। विकल्प में दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों को निम्न श्रेणी में प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। इसका इस्तेमाल होता है सेकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की। इसका इस्तेमाल है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की। इसका प्रयोग है ऊष्मीय विकिरण में, कोहरे में, फोटोग्राफी में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में आदि। अतः स्पष्ट है कि एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम है। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजन द्वारा किया गया? सही जवाब है एक्सरे मशीन का। एक्सरे मशीन की खोज सर्वप्रथम विल्हेम रॉन्टजन द्वारा 1895 में की गई। रेडियो की खोज 1890 में इटालियन वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया, जबकि बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। दोस्तों अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 20 डेसिबल। 20 डेसिबल। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करता है। कुछ अन्य ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि डेसिबल में स्तर निम्न है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत के समय ध्वनि 60 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, रॉकेट इंजन की आवाज़ 180 डेसिबल। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। उपरोक्त किरणों में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से संचरित होती है। ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक,
ध्रुवों में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, धान के खेतों में और दीमक की बाम्बी से। दोस्तों मीथेन गैस का वैश्विक तापमान में 20% का योगदान है। मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है एवं अनाक्षी दशाओं मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। दीमक सेलुलोज का पाचन करते हैं एवं इस क्रम में मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से होता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने दी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। दोस्तों प्राकृतिक गैसें पेट्रोलियम कुओं से निकलती हैं। प्राकृतिक गैसों में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैसें शामिल हैं जिसमें मीथेन CH4 की भागीदारी 80 से 90% तक होती है। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन भी है। यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ग्रेफीन होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें षटकोणीय जाली हेक्सागोनल में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जीम और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने की थी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन है। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से क्रिया करके ओजोन O3 बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक पराक्सिल मूलक जैसे O2, OH, HO2 आदि का निर्माण करती है। पराक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर पैराक्सीटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में DNA की द्विकुंडलिनी संरचना को प्रतिपादित किया था जिसके लिए इन्हें वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों पृथ्वी पर जीवों का उद्विकास काल क्रमानुसार इस प्रकार है: कवच वाले जीव, कीट, सरीसृप और स्तनधारी। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। दोस्तों उपरोक्त विकल्पों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ताजे आंवले में संतरे से ज़्यादा विटामिन सी उपलब्ध होता है। विटामिन सी के स्रोत सभी खट्टे रसदार फल जैसे करौंदा, नींबू, अमरूद, मौसमी इत्यादि हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी,
दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है: रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? अंगूर की। दोस्तों सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा अनावे शाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी मोती। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता बल्कि मोलस्का संघ के जीव पिंक टेरा पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट हैं। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट से लाख प्राप्त होता है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों विकल्प में दिए गए भारतीय मौसम मुख्यालय और उनके संगत स्थापना वर्ष निम्न है: कलकत्ता 1875, 1875, शिमला में 1905 में, पुणे में 1928 में, नई दिल्ली में 1944 में स्थापना हुई। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। दोस्तों मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी फसली भूमि। दोस्तों पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम बायोम कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवोम का उदाहरण माना जाता है। शेष प्राकृतिक जीवोम के उदाहरण हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB जामनगर में स्थित है। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीरी स्टैग। हंगुल या कश्मीर स्टैग। दोस्तों दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग के निवास के तौर पर जाना जाता है। इस उद्यान में हिमालयी नमशीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत, ओक इत्यादि पाए जाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। दोस्तों जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है। वर्ष 2021 का थीम वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चक्रवातों की, तूफानों की और बवंडरों की। दोस्तों क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इनमें बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ एवं हिम में कमी, वर्षा एवं हिम पैटर्न में बदलाव, चक्रवात, बवंडर आदि की बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ रही है। निम्नलिखित में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पतिक बाग। दोस्तों जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। स्थानीय संरक्षण विधि इन सिचु कंजर्वेशन द्वारा एक विशेष क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, आरक्षित जैवमंडल, पवित्र उपवन आदि का निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वनस्पतिक बाग आदि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, न कि स्थानीय संरक्षण का। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी ओजोन। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि समताप मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ओजोन O3 का निर्माण होता रहता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास। दोस्तों वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत संपोषणीय विकास का उद्देश्य है। यह संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण और आर्थिक विकास में सामंजस्य कायम रहता है। इस अवधारणा की शुरुआत 1962 ईस्वी में रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से माना जाता है, जबकि वास्तविक रूप से इसे 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। दोस्तों ग्रीन पीस पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालीन रूप से ये अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग। दोस्तों वायु जब गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को फैलाती है तो द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे ओजोन, पैन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी और सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरी ओर अधिकांश लोगों का मानना है कि परवाल भित्ति में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि परवालों की 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन हो पाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और सी माना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के सभी पक्षों की बैठक का 21वां सत्र था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह योग्य विकास के भारत के दृष्टिकोण और उन कदमों को शामिल किया गया जो इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक थे। सबसे अधिक पारिस्थितिक
सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय। दोस्तों, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों का माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वपोषित संघटक और दूसरा है परपोषित संघटक। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। दोस्तों, इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे ई वेस्ट को जलाने के लिए किया जाता है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स का शाब्दिक अर्थ होता है जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक। दोस्तों, डिक्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों के दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में लगभग 97% गिद्ध प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जक था? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था चाइना। दोस्तों, वर्ष 2015 के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन पहले स्थान पर है जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, ऊर्जा हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन एवं जैव ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की उपलब्धता सीमित है, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे हैं जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है और एक निश्चित सीमा तक एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उनका उत्पादन किया जा सकता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध एवं सबसे अधिक विश्वसनीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? बस्ती से। दोस्तों, लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक 341 किलोमीटर लंबाई एवं 6 लेन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर से गुजरेगा। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एवं 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, 32 टीमों ने। 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में कुल 32 देशों ने भाग लिया। 15 जुलाई 2018 को मॉस्को के लुझविकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कतर में होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को नेपाल से रामायण सर्किट की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा रामायण और श्री राम से जुड़े स्थलों के विकास हेतु एक कार्य योजना निर्मित की गई जिसे रामायण सर्किट कहा गया है। इसके अंतर्गत देश के कुल 15 स्थलों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, चित्रकूट में श्रृंगवेरपुर, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर तथा दरभंगा, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम, ओडिशा में महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तेलंगाना में भद्राचलम, तमिलनाडु में रामेश्वरम, कर्नाटक में हम्पी और महाराष्ट्र में नासिक तथा नागपुर। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 96वां स्थान है।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का 96वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का 100वां स्थान है। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? केरल। दोस्तों मई जून 2018 में केरल राज्य निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण काफी चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि भारत में निपाह वायरस एक उभरती हुई संक्रामक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़, सुअर या अन्य संक्रमित लोगों के संपर्क से फैलता है। निपाह वायरस का पहला मामला सबसे पहले निपाह गांव मलेशिया में 1998-99 में प्रकाश में आया था। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? दिल्ली में। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 जून 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। उल्लेखनीय है कि भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है। इसे IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन ए 136वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 6 जून 2018 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में शामिल कुल 163 देशों में भारत 136वें स्थान पर रहा, जबकि 2020 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 163 देशों में 139वें स्थान पर है। सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी में। दोस्तों 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वर्ष 2019 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया। उल्लेखनीय है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस PBD के रूप में मान्यता दी गई है 9 जनवरी को, क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान था। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP 2018-19 के दौरान है। सही जवाब है ऑप्शन सी 1750 रुपये। दोस्तों केंद्र सरकार ने फसलों की बढ़ती लागत और गिरते दामों से परेशान किसानों को राहत देते हुए 4 जुलाई 2018 को धान सहित खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 200 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है। इसे किसानों को उपज की लागत का 1.5 गुना देने के वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धान के MSP को 200 रुपये बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। वर्ष 2020-21 में धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये तथा धान ग्रेड A का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? सही जवाब है ऑप्शन बी इमरान खान। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पाकिस्तानी राष्ट्रपति भवन ऐवान सद्र में तत्कालीन राष्ट्रपति ममनून हुसैन द्वारा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व इमरान खान को पाकिस्तान की संसद में 17 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। उल्लेखनीय है कि इमरान खान का संबंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से है। निम्न में से किसने वर्ष 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? सही जवाब है ऑप्शन सी भरत वटवानी और सोनम वांगचुक ने। दोस्तों एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 की घोषणा 26 जुलाई 2018 को मनीला में की गई। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार भारत के सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी सहित 6 लोगों को देने की घोषणा की गई। वर्ष 2019 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया।
भारत के पत्रकार एवं एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किस में आयोजित किया गया? प्रश्न कह रहा है कि 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, ब्रिक्स देशों के 10वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 25 से 27 जुलाई 2018 के बीच किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था चौथी औद्योगिक क्रांति में विकासशील देशों का समावेशी विकास और साझा समृद्धि। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में भारत में होगा, जबकि 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2020 में रूस की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए 2.2। दोस्तों, कुल प्रजनन दर TFR बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है, जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 रही। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? सही जवाब है ऑप्शन सी 21.54%। दोस्तों, 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.83 मिलियन हेक्टेयर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.14% था। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 80.21 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% था। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% थे, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 5188 वर्ग किलोमीटर 0.56% हुई। निम्न में किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए आवरण का कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि ओजोन का 10% भाग क्षोभ मंडल एवं 90% समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका संकेंद्रण मुख्य रूप से 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 377। दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत ने 6 सितंबर 2018 को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतिम फैसला दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जो भी जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जो भी जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आत्म अभिव्यक्ति से इनकार करना मौत को आमंत्रित करना है। एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्सिको। दोस्तों, एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, जिन्हें अक्सर MMLO के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक मैक्सिकन राजनेता हैं और जुलाई 2018 में हुए चुनाव में मैक्सिको के राष्ट्रपति चुने गए। इनका संबंध संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी PRI से है। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई? सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान।
पनामा पेपर्स भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की एक एहतिसाब जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई 2018 को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में से एक में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। 30 जुलाई 2018 को असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी किया गया। अंतिम मसौदे में कुल 3,29,91,984 आवेदकों में से 2,89,84,677 लोगों को ही भारतीय नागरिकता के योग्य पाया गया, जबकि 40,07,707 आवेदकों के नाम NRC में शामिल नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि असम इकलौता राज्य है जहां NRC की व्यवस्था है और यहां वर्ष 1951 के बाद NRC में पहली बार संशोधन किया जा रहा है। पहला NRC वर्ष 1951 में जारी हुआ था, जो असम के निवासी होने का प्रमाण पत्र है। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सल्फर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 जुलाई 2018 को दिल्ली के चांदनी चौक में एक आधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर लॉन्च किया। यह प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित की गई है और इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिचालित किया गया। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? मंगल ग्रह पर। दोस्तों, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगल पर एक विशाल भूमिगत झील का पता चला है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्टिन बर्फ की एक परत के नीचे स्थित झील लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी? सिंगापुर में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के बीच कई महीनों की कूटनीतिक उठापटक के बाद 12 जून 2018 को सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर कापेला सिंगापुर होटल में केवल दुभाषिकों की उपस्थिति में ऐतिहासिक वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उल्लेखनीय कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच इस प्रकार की पहली वार्ता थी। दोनों देशों के नेताओं ने लगभग 70 वर्ष में पहली बार संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, 70 वर्ष में पहली बार संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारक जैविक आपदा घोषित हो गई है? गोमती नदी। दोस्तों, अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा कहा गया है, जबकि यमुना नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। गोमती नदी को जैविक आपदा कहा जाता है और यमुना नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। 1140 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। इस रेखा को वर्ष 1914 में खींचा गया था। उल्लेखनीय है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? सही जवाब है गाजियाबाद को। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को चुना गया, जो निम्न है: लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर और सहारनपुर। अतः स्पष्ट है कि गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों, भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी पिए बिना सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी,
कंगारू चूहा। विकल्प में दिए गए सभी जानवर मरुस्थल में जीवित रहने के लिए अनुकूल हैं, अर्थात बिना पानी पिए भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु इन सभी में उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि अपने पूरे जीवन काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, कंगारू चूहा ये पूरे जीवन काल तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इनके नवीन प्रयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को। दोस्तों, जेवी नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं। यह ब्रह्मांड के स्थित अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ और फ्रेड हायल के साथ भौतिकी के हायल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनके अनुसार अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुश्री मीरा कुमार। 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार तथा सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थे। इस चुनाव में कोविंद को कुल 522 सांसदों ने वोट किया और इस तरह इन्हें 7,02,044 वोट मिले। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। इस प्रकार श्री कोविंद अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,34,730 मत मूल्य के अंतर से हराकर भारत के प्रथम नागरिक के रूप में 14वें और पदक्रम के रूप में 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित की गई। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। विकल्प में दिए गए अन्य संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है जो निम्न है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में और निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो सही जवाब है हिमा दास का मुंह बोला नाम, निकनेम ऑफ हिमा दास। दोस्तों, भारतीय धावक हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। मैरीकॉम को हाल ही में सितंबर 2018 निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, BSNL का। मैरीकॉम प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ये भारत के मणिपुर राज्य से हैं। मैरीकॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। मैरीकॉम को सितंबर 2018 में 2 वर्ष के लिए BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? सही जवाब है भारत तथा रूस का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। इस मिसाइल का 16 जुलाई 2018 तथा 21 मई 2018 को सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया। इस मिसाइल का जीवन काल स्वदेशी तकनीक से 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस नई ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर, व्यास 670 मिलीमीटर, वजन 3 टन है। इसकी भार वहन क्षमता 200 किलोग्राम है।
विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? दोस्तों, तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है या तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है? उपर्युक्त प्रश्न में कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर मंदिर की अवस्थिति स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि शेवराय सलेम जनपद तथा जावादी थिरुवन्नमलई जनपद तमिलनाडु में तथा बिलिगिरिंगा दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में स्थित हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? सही जवाब है डेनमार्क। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा ICAR की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में डेनमार्क में प्रति गाय औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन 9,800 किलोग्राम है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। दोस्तों, विश्व में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी किया जाता है। इसके मापन का आधार उत्तरजीविता, प्रतिरक्षा, पोषण एवं पाठशाला की शिक्षा है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। दोस्तों, पहला है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, ये सही है। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये सही है। और चौथा है मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। दोस्तों, उपरोक्त प्रश्न के हिंदी रूपांतरण के तीसरे कथन में वर्तनी अशुद्धि मुक्त के स्थान पर युक्त होने के कारण अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार सही विकल्प सी होगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने। दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में 14 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत और ब्राउनी गति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? योजना आयोग को। दोस्तों, अशोक चंद्रा जो कि एक प्रमुख प्रशासनिक विश्लेषक हैं, कहते हैं योजना आयोग की अपरिभाषित पद स्थिति और इसके विचारार्थ विषयों के वृहद क्षेत्र के कारण इसे आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई। इस प्रकार योजना आयोग ना ही संवैधानिक और ना ही विधिक निकाय था। योजना आयोग के बारे में अन्य संविधानवेत्ता के संथानम ने कहा है, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। यह पुस्तक भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में आरोप लगाया गया कि अपने कैबिनेट या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तक मनमोहन सिंह के नियंत्रण में नहीं थे, बल्कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास अत्यधिक शक्ति थी और मनमोहन सिंह उनके सहायक थे। अगला प्रश्न है जो कि इस अंतिम प्रश्न होगा, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? दोस्तों, उपरोक्त प्रश्न के सभी विकल्प असत्य हैं, क्योंकि महिला एवं बाल विकास को एक विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था 1985 में, किंतु एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना 30 जनवरी 2006 को की गई।